हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। सरफेस केमिस्ट्री के 2 वीडियो आपने शायद देखे हैं। पहला वीडियो आपका था एडजॉर्प्शन पर, दूसरा वीडियो था आपका कैटालाइसिस पर। तो अब जो ये वीडियो है ये आने जा रहा है कोलोइडल स्टेट पर, कोलोइड्स पर। दैट मीन मैं मनोज कुमार बंसल स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री वाले सर चैनल पर। एक ही चीज को बार बार करें, अलग अलग चीजें ट्राई मत करें। ध्यान रखिएगा, यही सक्सेस मंत्र है। एक ही चीज को बार बार करना है। और सरफेस केमिस्ट्री का जो ये कोलोइड का वीडियो आ रहा है, इसको आप चाहें तो मल्टी टाइम्स देखें, इसका बेनिफिट आपको होने वाला है। तो एनसीईआरटी के अलावा हम कोई भी डिस्कशन इसमें नहीं करने वाले। थोड़ा मार्कर बदल लें। हाँ जी, तो कोलोइड क्या, एनसीईआरटी लिखती है ये एक हेट्रोजेनस सिस्टम है। अब हेट्रोजेनस सिस्टम का मतलब क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट, नॉन यूनिफॉर्म। जबकि जो आपका 12वीं क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर है, तो उसमें हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन देते हैं मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। ये तो इनकम्प्लीट है, चलो सुधारते हैं। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स, आप नाम देंगे उसका सॉल्यूशन का। तो कोलोइड का पहला प्रॉपर्टी ये भाई साहब हेट्रोजेनस है। अ कोलोइडल सोल और कोलोइड इज अ हेट्रोजेनस सिस्टम इन विच वन सबस्टांस इज डिस्पर्स्ड। लो जी, एक बिखरा हुआ है, डिस्पर्स्ड। इसको डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं आप, इसको डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। दूसरा आपके पास है डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है जी, एक है डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा आपके पास है डिस्पर्शन मीडियम। देखना क्या है जी, अ कोलोइड इज अ हेट्रोजेनस सिस्टम इन विच वन सबस्टांस इज डिस्पर्स्ड फेज एज वेरी फाइन पार्टिकल्स इन अनदर सबस्टांस कॉल्ड द डिस्पर्शन मीडियम। एक खासियत होती है डिस्पर्स्ड फेज की, ये डिसकंटिन्यू है। और दूसरी मीडियम जो कि आपके पास कॉन्टिन्यू है। एक आपके पास डिस्पर्स्ड फेज है जो कि डिसकंटिन्यू है। यूं समझिए कि आपके पास एक एग्जांपल है स्मोक का। स्मोक में जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं, कार्बन के पार्टिकल्स हैं, वो डिस्पर्स्ड फेज है। और जो एयर है वो आपके पास डिस्पर्शन मीडियम है। तो एक हुआ डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा हुआ डिस्पर्शन मीडियम। एक हुआ डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा हुआ डिस्पर्शन मीडियम। ये कोलोइड की खासियत हुई। ये हेट्रोजेनस सिस्टम हुआ, पहली बात। इसमें डिस्पर्स्ड फेज है जो कि डिसकंटिन्यूअस है, बिखरी हुई है, स्कैटर्ड है, जो कि हम लोगों ने स्मोक के एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, अब आप समझें जो कोलोइडल फेज है, जो आपके पास कोलोइडल फेज है, उसकी जो पार्टिकल की साइज रेंज है, मतलब इस फेज का जो साइज है, वो एनसीईआरटी लिखती है इनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से ही 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है। द रेंज ऑफ डायमीटर इज इन बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, 10⁻⁹ to 10⁻⁶ मीटर। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट टाइप से बन सकते हैं। कोलोइडल पार्टिकल्स हैव एन एनॉर्मस सरफेस एरिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनका जो सरफेस एरिया है वो बड़ा खतरनाक है, वो बड़ा ज्यादा है, हाई है। नॉट ओनली हाई, हायर साइड में सरफेस एरिया। तो मैं क्लास में बच्चों को ये बोलता हूं कई बार कि आपको प्लेटिनम बोल दिया उसने, प्लेटिनम रोड बोल दी, प्लेटिनम का पाउडर बोल दिया, और प्लेटिनम का आपको उसने बोल दिया कि कोलोइडल फॉर्म है। तो आप हमेशा जो कोलोइडल फॉर्म है
उसको बोलें कि सरफेस एरिया मैक्सिमम है एज कंपेयर टू कोलोइडल फोम के कंपैरिजन में जो पाउडर्ड है उसका कम है, और जो पाउडर है उसका कम है। किसके कंपैरिजन में? एक सिंपल प्लेटिनम की रोड आपको दे दी तो इनॉर्मस सरफेस एरिया आपको इसके अंदर मिलता है एज अ रिजल्ट ऑफ देयर स्मॉल साइज। कंसिडर अ क्यूब, तो लार्ज सरफेस एरिया हो ही गया, पर यूनिट मास एज ए रिजल्ट इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। कंसिडर अ क्यूब, एक क्यूब कंसिडर करें। लो जी, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। इसकी जो साइड है 1 सेंटीमीटर की है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा हर साइड के लिए हम लोग जो लिखने जा रहे हैं, 6 साइड है टोटल, तो 1 स्क्वायर, कुल मिलाकर हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हो गया। ये लिखते हैं इफ इट वर, वैसे इसने सिंपल बोला सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज इसका साइड 1 सेंटीमीटर का। अब क्या करते हैं जी, इसके टुकड़े करना शुरू करते हैं हम लोग। इसके टुकड़े कितने करने हैं? एनसीईआरटी लिखती है कि इसके टुकड़े करके आप इसको 10⁻12 टुकड़े कर लें, 10⁻12 टुकड़े कर लें। इफ द क्यूब वुड बी साइज ऑफ लार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स एंड हैव अ टोटल सरफेस एरिया, हमने क्या किया, इफ इट वर डिवाइडेड इनटू इक्वली 10⁻12 क्यूब्स, तो 10⁻12 क्यूब छोटे 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 क्यूब आकर करते हैं, तो इसका जो नया सरफेस एरिया है वो एनसीईआरटी लिखती है 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? जो 10⁻12 नए क्यूब होंगे 6 इंटू, क्लियर। अब क्या करेंगे आप लोग, 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अब हर का अपना, क्योंकि टुकड़े करोगे इसके आप, तो वो टुकड़े करने से जो नया एज लेंथ होगी वो 10⁻, टुकड़ा कर रहे हो एक का तो 10⁻1 डिवाइडेड बाय 10⁻12, इतने टुकड़े कर डालोगे इसके आप, तो जो आपके पास इंटू 6 करके नया एरिया आएगा, क्योंकि तो नंबर है ना, तो हर का अपना अपना एक नया सरफेस एरिया निकलेगा। तो सरफेस एरिया का एनसीईआरटी जो कैलकुलेशन करती है वो कैलकुलेशन करती है 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल मिलाकर एनसीईआरटी पढ़ते हुए हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर मैं किसी भी क्यूब को स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड करता हूं तो वहां से जो छोटे क्यूब बनते हैं 10⁻12 स्मॉल क्यूब बनते हैं, तो उनका सरफेस एरिया 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जबकि पहला था आपके पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया डिवीजन से बढ़ता है। अब हमारे पास अगला टारगेट है कि हम कोलोइड्स का क्लासिफिकेशन करें। कोलोइड का क्लासिफिकेशन करने में जो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी वो है कि मैं किस बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। मेरे क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन मेरे पास इस चैप्टर में आता है वो आता है फिजिकल स्टेट बेसिस पे क्लासिफिकेशन। क्लियर है? तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, तो अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपको पता है 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर अवेलेबल, 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, लेकिन 8 टाइप ऑफ कोलोइड्स आर अवेलेबल। सिर्फ और सिर्फ आपके पास कोलोइड 8 ही टाइप के होंगे। और फिजिकल स्टेट बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन है, फिजिकल स्टेट बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन। तो ट्रिक आपको मैंने वहां भी सिखा रखी थी, यहां भी सिखा देता हूं। एक तरफ आपने फेज रखा, दूसरी तरफ आपने मीडियम रखा, यहां SSS लिख दिया, LLL लिख दिया, GGG लिख दिया। ठीक हो गया? यहां SLG लिख रहे हैं, SLG लिख रहे हैं, SLG लिख रहे हैं, तो S प्लस S, ठीक होगी बात। ये मेरे पास पहला जो कोलोइड बना वो सॉलिड ही बना। फाइनल फिजिकल स्टेट हमेशा मीडियम ही डिसाइड करता है। तो एक डिस्पर्स्ड फेज है, दूसरा डिस्पर्शन मीडियम है। तो सॉलिड प्लस सॉलिड से सॉलिड बना, जिसको आपने सॉलिड सोल ही बोला हुआ है। दूसरा आपके पास है सॉलिड प्लस लिक्विड, ये सॉलिड प्लस लिक्विड हुआ। सॉलिड हमारे पास फेज है, मतलब कम है, और लिक्विड ज्यादा है, तो कोई ज्यादा डेंजरस टाइप का हमारा कोई कोलोइड बन नहीं पा रहा। पेंट और सेल फ्लूइड्स, जो हम पेंट्स दीवारों पे लगा रहे हैं वो लिक्विड ज्यादा है। आपको पता ही है, ब्रश भर के जब दीवार पे लगाएगा तो पेंट में लिक्विड ज्यादा ही है। नेक्स्ट आपके पास सॉलिड इन गैस, सॉलिड
अब आपके पास गैस के अंदर है, सॉलिड डिस्पर्स्ड है, तो स्मोक के अलावा मुझे कोई भी एग्जांपल इसमें याद नहीं आ रहा है। उसने कहा जी स्मोक है, और बाकी जब डस्ट स्टॉर्म आते हैं तो आंधियां भी इसका एग्जांपल है। लिक्विड कम है, सॉलिड ज्यादा है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा सा अलग बात करें, ये आपके पास जेल कैटेगरी है, ये आपके पास जेल की कैटेगरी है, ये आपके पास जेल की कैटेगरी है, लिक्विड प्लस सॉलिड जेल है। चीज जेलीज इसका एग्जांपल है, चीज और जेलीज इसका एग्जांपल है, चीज और जेलीज इसका एग्जांपल है। लिक्विड आपके पास अमाउंट में कम है, लिक्विड आपके पास अमाउंट में कम है, और सॉलिड आपके पास ज्यादा। टूथब्रश का जो टूथपेस्ट आप रखते हैं ना टूथब्रश पे, तो वो आपको सॉलिड फॉर्म में दिखता है, लिटिल बिट उसके अंदर थोड़ी सी सॉफ्टनेस है। तो सॉफ्टनेस किसकी वजह से? पानी की वजह से। एक और खतरनाक हमारे पास आ गया लिक्विड प्लस लिक्विड, जिसको कि आप इमल्शन बोलते हो। इसमें मिल्क एक एग्जांपल है, चीज एक एग्जांपल है, बटर एक एग्जांपल है। चीज जेलीस उसमें आ गया, मिल्क, हेयर क्रीम एंड बटर। चीज यहां था तो मैंने गलती से बोला। इमल्शन, मिल्क इसका एग्जांपल है, बटर इसका एग्जांपल है आपके पास, बटर रूम टेम्परेचर पे। इसके अलावा हेयर क्रीम इसका एग्जांपल है, लिक्विड प्लस लिक्विड, हेयर क्रीम इसका एग्जांपल है। उसके बाद मुझे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें इमल्शंस लगते नहीं, दो इमल्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, एक इमल्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी जितने भी आपके पास कोलेट बन रहे हैं एक तो रिजेक्ट ही कर दे। गैस प्लस गैस, अब आप पूछेंगे सर गैस प्लस गैस बना क्यों नहीं? तो गैस प्लस गैस इसलिए नहीं बना, गैस प्लस गैस इसलिए नहीं बना क्योंकि यहां पर हम ये चेक कर लें कि गैस गैस हर प्रोपोर्शन में इक्वली मिसिबल है, गैस गैस हर प्रोपोर्शन में मिसिबल है। जब कोई अगर हर प्रोपोर्शन में मिसिबल होगा तो वहां उसके कोलॉइड बनने के चांस नहीं है, क्योंकि वहां कोई भी सेपरेटिंग सरफेस नहीं है। लिक्विड गैस, लिक्विड गैस जिसमें गैस ज्यादा हो, तो फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे। फॉग सर्दियों में जब आप चल पाते हैं फॉग में, मिस्ट, क्लाउड्स, इंसेक्टिसाइड स्प्रे। जो हिट का एक स्प्रे जाएगा ना, हिट का, अभी ऑनलाइन वीडियो में आपको स्प्रे करके दिखा नहीं सकता क्योंकि स्मेल फैल जाएगी उसकी फिर। तो अब हम जब स्प्रे करेंगे तो स्प्रे से जब बाहर इंसेक्टिसाइड निकलता है तो एक्चुअली होता क्या है, उन्होंने लिक्विड कम लेकिन गैस ज्यादा होती है। तो फॉग, मिस्ट, क्लाउड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे, गैस फेज में कम है, सॉलिड ज्यादा है। क्लियर है? तो उसके एग्जांपल में मेरे पास प्यूमिस्टोन, फोम रबर, प्यूमिस्टोन, फोम रबर। तो कहीं ना कहीं एक और हमारे पास है जिसमें हम गैस इन लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड ज्यादा हो और गैस हमारे पास कम हो, लिक्विड ज्यादा हो। तो लिक्विड ज्यादा, लिक्विड ज्यादा, लिक्विड ज्यादा में हमारे पास फोम एक एग्जांपल है, फ्रोथ, विप्ड क्रीम, सोप, लादर, ये सब इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो एक बार फास्ट रिव्यू कर लें। पहला सबसे इंपॉर्टेंट आपका था जेल, जल 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 जल, सॉलिड ज्यादा, लिक्विड कम, ओके ओके। इमल्शन, 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 लिक्विड लिक्विड, दोनों लिक्विड लिक्विड है, अच्छा जी, दोनों के एग्जांपल में। चीज जेलीज एग्जांपल है। उसके बाद मिल्क, हेयर क्रीम, बटर अगले इमल्शन का एग्जांपल है। फिर मुझे ऐसा कोई खतरनाक लगता नहीं जिसको देखकर हम डरें कि पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन लिक्विड प्लस गैस, गैस 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 ज्यादा, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, ओके। फॉग की बात कर रहे हो, क्लाउड की बात कर रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद गैस प्लस सॉलिड, गैस 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 कम और सॉलिड ज्यादा, तो प्यूमिस्टोन और फोम रबर की बात कर रहे हैं। उसके बाद गैस प्लस लिक्विड, लिक्विड ज्यादा और गैस कम, लिक्विड ज्यादा, लिक्विड ज्यादा, लिक्विड ज्यादा, तो फ्रोथ झाग बनती है जो। विप्ड क्रीम, आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो वहां कोई शेक वगैरह मंगाएं तो उसके विप्ड क्रीम उस पर रहेगी, विप्ड क्रीम के अंदर लिक्विड ज्यादा होगा और गैस कम होगी। ऐसे ही आपके पास सोप की जो झाग बनती है, लेदर बनती है। तो ये सारे एग्जांपल हमारे पास किसमें एंटर करते हैं, गैस इन लिक्विड, ठीक है जी। तो अगले पे चलते हैं, ये पहला क्लासिफिकेशन हुआ। बाकी इसने एक और एनसीईआरटी लिखती है कि फायर फाइटिंग फोम्स है यूज्ड एट इमरजेंसी एरोप्लेन लैंडिंग्स आर आल्सो कोलोइडल सिस्टम्स, ठीक है जी। फायर फाइटिंग फोम्स यूज्ड एट इमरजेंसी एरोप्लेन लैंडिंग। उसके बाद मोस्ट बायोलॉजिकल फ्लूइड्स आर एक्वासोल्स, आप प्रोटोप्लाज्म पढ़ते ही हो अपने बायो में। सॉलिड डिस्पर्स्ड इन वाटर within a typical cell, protein and nucleic acids are colloidal sized particles dispersed in an aqueous solution of ions and small molecules। तो कुल मिलाकर आपका प्रोटोप्लाज्म भी कोलोइडल नेचर का है, जहां उसने बोला कि सॉलिड्स किसी लिक्विड में, सॉलिड्स किसी लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्पर्स्ड है। अगर डिस्पर्शन मीडियम पानी हो तो हम उसको एक्वासोल बोल देंगे,
ये जहां तक मैं समझता हूं एनसीईआरटी थोड़ी कॉन्टिन्यूटी में लिखती है। आप उस कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक कर सकते हो। आप उस कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक करके क्या लिख सकते हो कि मेरे पास अब जो डिस्पर्शन मीडियम है, जो मेरे पास डिस्पर्शन मीडियम है, अगर वो पानी है तो वो एक्वासोल बन जाएगा। अगर वो अल्कोहल है तो अल्कोसोल हो जाएगा। अगर वो बेंजीन है तो बेंजोसोल हो जाएगा। अगर वो एयर है तो एरोसोल हो जाएगा। ठीक है जी। तो एनसीईआरटी यही लिख रही है, डिस्पर्शन मीडियम पानी हुआ, एक्वासोल हो गया। अगर ये हमारे पास, इसको हाइड्रोसोल भी नाम दे सकते हो, अल्कोहल हुआ तो अल्कोसोल बोल सकते हो। और इसी टाइप से अगर आपके पास ये बेंजीन हुआ तो बेंजोसोल। बेंजीन बेंजोसोल की टर्म एनसीईआरटी नहीं लिखती है। तो ये 2-3 चीजें आप अपने दिमाग में लेकर आए। अब जो थर्ड क्लासिफिकेशन है, पहला ट्रिपल एस, ट्रिपल एल, ट्रिपल जी पे हमारा फिजिकल स्टेट को लेकर हुआ। दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा हुआ कि मीडियम कौन है। तीसरा क्लासिफिकेशन अट्रैक्शन फोर्सेस पे बेस्ड है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शंस। क्लासिफिकेशन नंबर 3, नेचर ऑफ इंटरेक्शंस किनके बीच, फेज एंड मीडियम के बीच जो इंटरेक्शंस है, नेचर ऑफ इंटरेक्शंस इन बिटवीन द फेज एंड मीडियम। तो 2 टाइप के हैं ये। एक आपके पास है लायो, लायो मतलब फैट होता है, लायोफिलिक मतलब अट्रैक्शन टेंडेंसी, अट्रैक्टिंग टेंडेंसी। दूसरा होएगा लायोफोबिक। ये फिलिक हुआ लविंग, ये फोबिक हुआ हेटिंग, नफरत करने वाला। लविंग एंड हेटिंग, लायोफिलिक, लायोफोबिक। क्या लिखते हैं जी? लिक्विड लविंग पहला हो गया। दूसरा डायरेक्टली फॉर्म्ड, इनको बनाया कैसे जाएगा? सो डायरेक्ट मिक्सिंग करके आप लायोफिलिक को बना सकते हैं। जबकि लायोफोबिक बनाना हो तो आपके पास स्पेशल मेथड्स हैं इसके लिए, स्पेशल टेक्निक्स हैं इसके लिए, वो आगे आएंगे आपके पास। चाहे वो ब्रेडिगार्क मेथड हो, चाहे वो आपके पास कोलोइडल मिल हो, एनसीईआरटी कोलोइडल मिल लिखती नहीं है, चाहे वो आपके पास उसके बाद टेक्निक्स में पेप्टाइजेशन हो। तो मिक्सिंग सब्सटेंस लाइक गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर, गम को, स्टार्च को, रबर को, ठीक है जी, जिलेटिन को डायरेक्ट पानी में मिक्स करके आप बना सकते हैं विद अ सुटेबल लिक्विड, जिसको आप डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। द सोल कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सिंपली मिक्सिंग विद द डिस्पर्शन मीडियम। तो हम इसको बनाना चाहें तो डायरेक्ट मिक्सिंग से तैयार कर सकते हैं, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है। और कोल्ड द, दूसरी बात, ये रिवर्सिबल सोल्स हैं। रिवर्सिबल सोल्स का मतलब है कॉन्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं, बनाए भी जा सकते हैं, ब्रेक भी किया जा सकते हैं। ये बनते बिगड़ते रहेंगे, ये बनते बिगड़ते रहेंगे। दीज आर क्वाइट स्टेबल एंड कांट बी इजिली कोएगुलेटेड। आगे कोएगुलेशन आएगा हमारे पास। ये स्टेबल है और जल्दी से इनका कोएगुलेशन नहीं होएगा। जबकि मैं लायोफोबिक की बात करूंगा तो लायोफोबिक का मतलब हुआ लिक्विड हेटिंग। दूसरी बात, सब्सटेंसेस लाइक मेटल्स, देयर सल्फाइड्स, जैसे मुझे गोल्ड का, एजी का, प्लेटिनम का, इन सबके, या फिर आर्सेनिक सल्फाइड का, इनके मुझे कोलोइड तैयार करने हैं तो मुझे स्पेशल टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी। व्हेन सिंपली मिक्स्ड विद द डिस्पर्शन मीडियम डू नॉट फॉर्म द कोलोइड। तो कुल मिलाकर ये डायरेक्ट मिक्सिंग से नहीं बनेंगे, इनके लिए स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। डायरेक्ट मिक्सिंग अब बिल्कुल भूल जाए, बिल्कुल भूल जाए। Their colloidal sols can be prepared only by the special techniques or methods. These sols are readily precipitated. अभी आएगा आगे, बताएंगे आपको कि ये irreversible हैं, ये जल्दी से टूट जाएंगे। ये irreversible हैं, जल्दी से टूट जाएंगे क्योंकि बनते
बड़े मुश्किल से टूटेंगे, इसीलिए इसमें मुझे एक स्पेशल सबस्टांस डाल के रखना पड़ता है जिसको आप बोलते हो स्टेबलाइजर। तो सेल्फ स्टेबलाइज नहीं है, ये खुद से स्टेबलाइज नहीं है, इरिवर्सिबल, ये लेस स्टेबल है, इसीलिए इसमें मुझे स्टेबलाइजर डाल के रखना पड़ता है। These salts are readily precipitated और coagulated on the addition of small amount of electrolyte। तो ये जल्दी से टूट जाएंगे और छोटा सा अमाउंट भी अगर आप इलेक्ट्रोलाइट का डालोगे तो ये खत्म हो जाएंगे। कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, ये हमारे सिलेबस मतलब सरफेस केमिस्ट्री के कोलोइड के एंड में आएगा। बाय हीटिंग और शेकिंग एंड हेंस आर नॉट स्टेबल, ये लिखा मैंने। दीज सोल्स आर ऑल्सो कोल्ड इरिवर्सिबल सोल्स। लायोफोबिक सोल्स नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट, जिनको आप क्या बोलते हो, स्टेबलाइजर्स, जो फेज मीडियम को अट्रैक्ट करवा के रखेगा, स्टेबल हो जाएगा, टूटेगा नहीं। ये स्टेबलाइजर का काम होने वाला है। आगे बढ़ते हैं जी। इस क्लासिफिकेशन के अलावा जो फोर्थ क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी देती है वो आपके पास मल्टी मोलिकुलर, मैक्रो मोलिकुलर और अगला होएगा आपके पास फाइनली जिसको बोलते हैं एसोसिएटेड कोलोइड मिशेल्स। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज, टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है जी, टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, टाइप ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, टाइप ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। पहला होएगा जी मल्टी, नाम से पता चल रहा है मल्टी मोलिकुलर। दूसरा होएगा मैक्रोमोलिकुलर। तीसरा होएगा एसोसिएटेड कोलोइड्स, जिनको आप लोग मिशेल्स बोलने वाले हो। ठीक है जी, टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। मल्टी मोलिकुलर पहले नंबर पे। लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, इसके अंदर क्या होएगा, लार्ज नंबर ऑफ द एटम्स। अब सोचने की बात क्या, जिनका खुद का साइज 1 नैनोमीटर से कम है उनका एग्रीगेशन करना पड़ेगा। लार्ज नंबर ऑफ एटम और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या फिर छोटे मॉलिक्यूल्स, उनका एग्रीगेशन करके ही उनकी रेंज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में लानी पड़ेगी टुगेदर टू फॉर्म द कोलोइडल रेंज दैट इज 1 to 1000 नैनोमीटर। इसमें आपका S8 भी आ सकता है, गोल्ड भी आ सकता है, प्लेटिनम भी आ सकता है। S8 हुआ, P4 हुआ। तो एटॉमिक और मोलिकुलर दोनों इस एग्जांपल में हम इंक्लूड कर सकते हैं। एनसीईआरटी नेक्स्ट लिखती है मैक्रोमोलिकुलर। मैक्रोमोलिकुलर में साइज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स मे बी इन कोलोइडल रेंज। तो इसमें होएगा क्या, आपके पॉलीमर्स, आपके लार्ज साइज के बायोमोलिक्यूल्स का प्रोटीन, फैट, ये सब उनको हमें स्प्लिट करके छोटे साइज में लाना पड़ेगा। दीज कोलोइड्स आर क्वाइट स्टेबल एंड रिजेंबल ट्रू सॉल्यूशन इन मेनी रेस्पेक्ट्स। किनका, मैक्रोमोलिक्यूल, जिसमें कौन आ रहा है, हमारे सेलुलोज, पॉलीमर। एग्जांपल देखिए, स्टार्च का एग्जांपल लिखा, बायोमोलिक्यूल के अंदर स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, आपको पता ही है। ठीक है जी, सेलुलोज भी एक एग्जांपल हुआ। ठीक है जी, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, कुल मिलाकर बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जितने भी आए वो सारे के सारे अपने दिमाग में आप डाल लें। एंड दोज ऑफ मैनमेड मोलिक्यूल्स, वो आपके पास कौन है, पॉलीमर्स है। पहला एग्जांपल एनसीईआरटी पॉलीथीन लिखती है, फिर नाइलॉन लिखती है, फिर पॉलीस्टाइरीन लिखती है, फिर सिंथेटिक रबर लिखती है। ऐसे 2-4 आप भी लिख सकते हो अपनी तरफ से। कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स हैं उसमें एक बड़े मोलिक्यूल को, चाहे वो मैनमेड हो चाहे वो नेचुरल हो, छोटा करके आप उसको 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में लेकर आओगे। नेक्स्ट आपके पास है एसोसिएटेड कोलोइड्स। नेक्स्ट आपके पास है एसोसिएटेड। एनसीईआरटी क्या लिखती है एसोसिएटेड कोलोइड्स और मिशेल्स के बारे में। फ्यू सबस्टांसेस, कुछ ऐसे सबस्टांसेस हैं जो लो कॉन्सेंट्रेशन पर अपने आप को एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करवाते हैं। जैसे कि हमारा नमक है, सोल्ट है, नमक को पानी में डाल दो, वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास C17H35COON सोप का फॉर्मूला है। अगर मैं इसको
पानी में डाल दूं एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से नीचे, जिसको हम बिलो, अगर आप नए हैं तो आपके लिए टर्म भी नहीं है, क्रिटिकल मिसलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन, तो एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है बिलो सीएमसी। अब करना क्या है जी, बट एट हायर, एट सीएमसी बोल सकते हैं आप इसको, बट एट हायर कॉन्सेंट्रेशन एग्जिबिट कोलोइडल बिहेवियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। तो यहां एग्रीगेट्स बनने की वजह से तो ये एसोसिएटेड कोलोइड मिशेल्स का फॉर्मेशन करता है। अब एक क्राफ्ट टेम्परेचर की डेफिनेशन एनसीईआरटी ने लिखती, तो इसमें भी मेरे को एक ही बात बोलनी है क्राफ्ट टेम्परेचर में कि ये वो टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जिससे ऊपर तो हम कोलोइड बना पाएंगे। द फॉर्मेशन ऑफ मिशेल टेक्स प्लेस ओनली अबव पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर, अगर आपके पास एक नॉर्मल टेम्परेचर है, एक आपके पास क्राफ्ट टेम्परेचर है, ठीक है जी, अगर क्राफ्ट टेम्परेचर से नॉर्मल टेम्परेचर ऊपर निकल गया तो आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या बना पाएंगे, मिशेल का फॉर्मेशन कर पाएंगे, मिशेल का फॉर्मेशन कर पाएंगे। और अगर इससे नीचे तो एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। इमीडिएटली उसने एक तीसरी टर्म आपके दिमाग में सेट की है, क्रिटिकल मिशलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन। ये भाई साहब इसमें क्या लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं मिशेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अबव पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। यहां कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है जी, और यहां आपके पास अगर इसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू क्रॉस कर गई, जैसे कि एनसीईआरटी ने 10⁻⁻⁴ से लेकर 10⁻⁻³ मोल पर लीटर लिखा हुआ है, 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ मोल पर लीटर लिखा हुआ है। मिशेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अबव पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि सोप्स हुई, ये वाला एग्जांपल है, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हुए। फॉर सोप्स द सीएमसी 10⁻⁴ to 10⁻³ मोल पर लीटर। दीज कोलोइड्स हैव बोथ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक पार्ट, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं सोप्स डिटर्जेंट में। तो पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, बच्चा कहेगा सर हमें मल्टी को और मैक्रो को और एसोसिएटेड को डिफरेंशिएट करना है। मैंने कहा देखो मल्टी में छोटे छोटे मॉलिक्यूल इकट्ठे कर दिए, P4 एसेट, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा, और आपने जो आपका मैक्रो था वहां बड़े मॉलिक्यूल को छोटा कर दिया, 1 से 1000 की रेंज में लिया। तीसरा एसोसिएटेड कोलोइड में आपको करना क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ही सारा काम करवाना है। वो प्लेटफॉर्म कौन सा है, फैट का प्लेटफॉर्म है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एनसीईआरटी लिख रही है कि जो आपका सोप और डिटर्जेंट है इसमें एक पोलर पार्ट होता है, एक नॉन पोलर, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है, सोप्स क्या है, सोडियम पोटेशियम सोल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। और जब आप केमिस्ट्री इन एक्शन पढ़ते हैं तो सोडियम वालों को हार्ड सोप और पोटेशियम वालों को सॉफ्ट सोप बोलते हैं, स्किन पर इंपैक्ट के बेसिस पे। लो जी, रिप्रेजेंटेड एज RCONA, ठीक होगी बात, एनसीईआरटी बोलती है। फॉर्मूला ही सामने एनसीईआरटी में लिखा, मैंने भी सेम लिखा। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ मेनी बार सोप्स। ये हमें एनसीईआरटी के केमिस्ट्री इन एक्शन में देखने को मिलता है। वो चैप्टर भी बहुत जल्दी आपके पास पहुंचेगा, बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, फायदा आप ही का है, आपको अपडेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। नाउ ऑन डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट्स, ये भाई सब टूट गए, डिसोसिएट हो गए, C17 H35 CO- Na+ और K+, ये पानी में डल गया जी, ठीक हो गया। इट डिसोसिएट, ये तो लिखा था उसने कि बिलो क्राफ्ट टेम्परेचर, बिलो सीएमसी, इनका बिहेवियर एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट की तरह से है। इट डिसोसिएट इनटू RCO- Na+ आयन। द RCO- आयन हाउएवर कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स, इसके अंदर 2 पार्ट है। अगर मैं इसको यहां रीड्रॉ करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है जी। उसके बाद COONA लिख दिया गया है। एक ये पार्ट इसकी टेल है जो कि हाइड्रोकार्बन टेल है, जो कि नॉन पोलर टेल है, जो कि ये जो पार्ट है ये आपके पास पोलर हेड है, ये आपके पास पोलर हेड है, ठीक है जी।
It is component of many bar soaps on dissolving water. It dissociates into RCO negative and Na plus ion. The RCOO Na ion, however, consisting of two parts, a long hydrocarbon chain are also called non-polar tail, and which is hydrophobic, water repelling, जो पानी को रिपेल करता है, उसके बाद है, and a polar CO negative part, ठीक होगी बात, also called the ionic head, which is hydrophilic. ये पानी को रिपेल करेगा क्योंकि बहुत बड़ा आपके पास एक हाइड्रोकार्बन पार्ट और हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, पेट्रोल, डीजल, ये सब पानी में इनसोल्यूबल होते हैं, और ये वाला पार्ट पानी में घुलेगा, ये वाला पार्ट पानी में घुलेगा. तो फोबिक हो गया, फिलिक हो गया, फोबिक हो गया, फिलिक हो गया, ये पानी को रिपेल कर रहा है. ये वाला पार्ट कैसे है जी? हाइड्रोफिलिक की जगह फोबिक, रिपेलिंग, रिपेलिंग, और ये कैसा है जी? फिलिक पार्ट है. ठीक होगी बात. अब आगे बढ़ते हैं. क्लिंजिंग एक्शन कैसे होगा, मिशेल का फॉर्मेशन कैसे होगा. अब हुआ क्या, जो RCO नेगेटिव पार्ट है, ठीक है जी, द RCO नेगेटिव आयन आर देयरफॉर प्रेजेंट ऑन द सरफेस विद देयर COO नेगेटिव ग्रुप इन वाटर एंड हाइड्रोकार्बन चेन आर स्टेइंग अवे फ्रॉम इट. कैसे समझे? मान लीजिए ये कपड़ा है आपका, ठीक हो गया, इस पर आप घर से निकले, घर से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी सफेद शर्ट पे दाग लग गया है. तो ये दाग बनता है किससे? ये डर्ट है. अगर डर्ट है तो किससे बनी है? ऑयल से बनी है. ऑयल कहां से आया है? हमारे जो पेट्रोल, डीजल, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है वो इस पर लग चुके हैं. कुल मिलाकर मुझे बताना है कि ये ऑयल है, ये एक नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर ड्रॉप है, नॉन पोलर कंपोनेंट है. अब RCO नेगेटिव का जो R पार्ट है, R पार्ट है, R पार्ट है, R पार्ट है, इसमें वो धंसता चला जाएगा, एम्बेडेड होता चला जाएगा. अगर इस शर्ट पर अगर ऑयल लग जाए तो मैं पानी से डायरेक्ट उसको वॉश नहीं कर सकता, क्योंकि पानी पोलर नेचर का है और जो ड्रॉप है वो नॉन पोलर नेचर की है. द RCO नेगेटिव आयंस आर देयरफॉर प्रेजेंट ऑन द सरफेस विद देयर COO नेगेटिव ग्रुप इन वाटर. अब इस फैट को पानी के टच में लेकर आना है, तो बाहर की जो लेयर है वो पानी के टच में आएगी, जो कि COO नेगेटिव पार्ट है, जो कि COO नेगेटिव पार्ट है. बट एट क्रिटिकल मिसलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन ये काम हो जाने वाला है. द एनायंस आर पुल्ड इनटू द बल्क ऑफ सॉल्यूशन एंड एग्रीगेट टू फॉर्म अ स्फेरिकल शेप विद देयर हाइड्रोकार्बन चेन पॉइंटेड टूवर्ड्स. अब होगा क्या, जब ये अप्रोक्सीमेट, जैसे कि एनसीईआरटी लिखती है कि 100 आयन इसमें एम्बेडेड हो सकते हैं, तो एक CMC क्रॉस करने के बाद, क्रिटिकल मिसलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन क्रॉस करने के बाद, क्रिटिकल मिसलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन क्रॉस करने के बाद, ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने मिशेल का फोटो बनाया है, सुनिए. बट एट द CMC, जैसे ही CMC पर आए, एट द CMC होगा क्या, एनायंस आर पुल्ड इनटू द बल्क ऑफ सॉल्यूशन, टाक से बाहर खींच लिया जाएगा इसको, and aggregate to form a spherical shape with their hydrocarbon chain pointing towards the center. 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 इतनी बात अगर आपको समझ में आती हो, क्लियर, with COO negative part remaining outward. ये बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, जो इसका हेड है, जो इसका हेड है. An aggregate thus formed is known as the ionic Michel. इसको आप क्या कहने वाले हो? आयनिक मिशेल बोलने वाले हो, इसको आयनिक मिशेल बोलने वाले हो. These मिशेल्स में कंटेन as many as 100 such ions. इसमें ऐसे 100 आयन तक हो सकते हैं, इसमें ऐसे 100 आयंस तक हो सकते हैं. सोडियम लोराइल सल्फेट का एक एग्जांपल रखा, CH3CH211 है वो, तो टोटल 13 हो गए. SO4 नेगेटिव Na, जो कि हमारे शैम्पू में, हमारे टूथब्रश में ये रहेगा. सोडियम लोराइल सल्फेट, SLS बोलते हैं उसको. सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस, सेम प्रोसेस, LSS, सोडियम लोराइल सल्फेट. शैम्पू की बोतल में जो शैम्पू है उसका पार्ट, हैंड वॉश में इसका पार्ट, क्लियर ना, ये रहता ही रहता है. तो हाइड्रोकार्बन चेन पानी को रिपेल करती है, हाइड्रोफिलिक चेन पानी को अट्रैक्ट करती है. ये बात तो आपको समझ में आई गई है. अब हमारे पास उसने क्लिंजिंग एक्शन को शो करना है. अगर आप डायग्राम देखेंगे तो फिगर 5.6 एनसीईआरटी में है, उसमें आप स्टीरेट आयन का नेगेटिव पार्ट बाहर की तरफ देख सकते हैं, जो पानी को अट्रैक्ट करेगा. हेड जो है
जो है वो बाहर की तरफ, और जो आपका नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है वो फैट में डिजोल्व रहेगा। इसी बेस पे क्लिंजिंग एक्शन लिखा है एनसीईआरटी ने। सोप मोलिक्यूल फॉर्म मिशेल अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट, ये सारा का सारा फिनोमिनन मैं पढ़ देता हूं, एक एक वर्ड को बोर्ड पर फोकस रखिएगा, साथ साथ में पॉइंट आउट चलता रहेगा। सोप मोलिक्यूल्स RCONA फॉर्म मिशेल, फॉर्म द मिशेल अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट, अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक हो गया, इन सच अ वे दैट हाइड्रोकार्बन हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द स्टीरेट आयन is in the oil droplet, is in the oil droplet, and hydrophilic part projects out of the grease droplet like the bristles, जैसे आपके टूथब्रश में ब्रश है वैसे बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहता है। Since the polar group can interact with water, ये जो पोलर है ये पानी से चिपक सकता है, ठीक है जी। द ऑयल ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय स्टीरेट आयन इज नाउ पुल्ड इन वाटर, अब खींच के बाहर निकाल लिया जाएगा। तभी तो डिफरेंट टाइप के डिटर्जेंट जो हैं उनके नाम देखिए आप, सरफेस एक्टिव रिएजेंट, सरफेस एक्टिव रिएजेंट। अगर किसी का CMC जल्दी आ जाए वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा? तो एक बार नॉन मेडिकल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा डिटर्जेंट आउट ऑफ द 4 बेस्ट है, तो उसमें ये थोड़ी था उसने टाइड लिख कर दिया, सर्फ लिख कर दिया, निरमा लिख कर दिया, ऐसा कुछ नहीं लिख कर दिया, उसने मोलिकुलर फॉर्मूले लिख कर दिए। तो वहां से पता चला जिसका मोलिकुलर वेट, पॉइंट आउट कीजिए, जिसका मोलिकुलर वेट लिख लीजिए भाई, जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा था उस डिटर्जेंट की क्वालिटी, उस सोप की क्वालिटी, उसका CMC जल्दी अचीव करेगा। तभी तो हम क्या मांगते हैं, हैवी फैटी एसिड्स, ताकि CMC जल्दी आए। टाइड का एड देखा आपने, ज्यादा नहीं आधा लगेगा। अरे भाई क्या टेक्निक है आपके पास, कहते जी हमने मोलिकुलर वेट बढ़ा दिया, तो ज्यादा नहीं आधा लगेगा। नाउ वापस उसी पर आते हैं। सिंस द पोलर ग्रुप्स कैन इंटरेक्ट विद वाटर, द ऑयल ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय स्टीरेट आयन इज नाउ पुल्ड इन वाटर एंड रिमूव्ड फ्रॉम द डर्टी सरफेस। दस सोप हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन एंड, ध्यान से सुनिए, सोप हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन एंड वॉशिंग अवे ऑफ ऑयल एंड फैट्स। तो सोप क्या प्रोसेस करवा रही है, इमल्सिफिकेशन का काम कर रही है, इमल्सिफिकेशन का काम कर रही है। फैट को लिक्विड और खुद लिक्विड, लिक्विड लिक्विड इमल्शन बन गया, तो फैट इमल्सिफिकेशन का काम कर रही है। द नेगेटिवली चार्ज्ड शीथ, ये जो बाहर की तरफ है, इस चैप्टर के एंड तक स्टेबिलिटी फैक्टर में आपको समझाता रहूंगा। द नेगेटिवली चार्ज शीथ जो बाहर की तरफ है, अराउंड द ग्लोब्यूल, अराउंड द ग्लोब्यूल प्रिवेंट देम, कहां से, फ्रॉम कमिंग टुगेदर, इनको इकट्ठा आने से रोक रही है, क्योंकि इनके बीच क्या लग रहा है, इनके बीच रिपल्शन लग रहा है। यही इसकी स्टेबिलिटी की वजह भी बन गई है, तो इनका एग्रीगेट बनने से रोकता है ये। तो सरफेस केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन नंबर 1 फिजिकल स्टेट बेसिस, नंबर 2 हमारा मीडियम कौन है, नंबर 3 आपका जो फेज है वो कैसा है, नंबर 4 आपका जो फेज है उसका पार्टिकल अगर छोटे से बड़ा बना रहे हो तो मल्टी है, बड़े से छोटा बना रहे हो तो मैक्रो है, और अगर कहीं आप किसी फैट ग्लोब्यूल पर इस टाइप की हरकत कर रहे हो तो ये आपके पास है एसोसिएटेड कोलोइड। तो लिटरली एनसीईआरटी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो जो कोलोइड का बन रहा है उसमें मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूं कि प्रिपरेशन कैसे होगा, फिर प्यूरिफिकेशन कैसे होगा। नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ में, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर सकते हैं, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड मैंने कर दिया, और एडजॉर्प्शन का भी आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी घबराने का टाइम नहीं है, अभी लगे रहने का टाइम है। गिव अप करना सिंपल, मैंने नहीं पढ़ना आज के बाद, थोड़ा संभालें अपने आप को, यही टाइम क्रूशियल है, यही आपके सिलेक्शन में भी रोल करेगा और यही आपके सिलेक्शन में नहीं के लिए भी रोल करेगा। तो सिलेक्शन में रोल करवाइए, पढ़िए, और 7th जो हमारा टारगेट है मई 2023 का या उससे पहले हमारे जेई का, तो उसके लिए फोकस करें, पढ़ें। क्वेश्चन इसके बाद चलेंगे, लेकिन पहले मैं इस चैप्टर को खत्म कर लेता हूं। चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना मत भूलें। मैं मनोज कुमार बंसल अगले वीडियो में जल्दी आपके सामने आता हूं। थैंक यू।